हेलो बच्चों, मैं ममता जी क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपन ने 11th इकोनॉमिक्स के अब तक 6 चैप्टर पढ़ लिए और आज अपन अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है रोजगार, समृद्धि, अनौपचारिकरण और अन्य मुद्दे। सबसे पहले अपना जो आज का टॉपिक है वो है रोजगार। तो बच्चों, रोजगार का क्या मतलब होता है? रोजगार का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाला वह कार्य जिससे उसको धनोपार्जन हो, यानी उसको धन प्राप्त हो। और वह धन उसको काहे के लिए चाहिए? अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना घर बार चलाने के लिए, बच्चों के पालन पोषण के लिए, 2 वक्त के खाने के लिए, या फिर कह लो कि रोटी कपड़ा मकान के लिए। तो हम कहेंगे कि रोजगार किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाली वह आर्थिक क्रिया है जिसके द्वारा वो धन की प्राप्ति करता है और वह धन उसके परिवार के पालन पोषण के लिए काम आता है। तो अपन बात करते हैं रोजगार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन अर्थात आजीविका, अर्थात धनोपार्जन या आर्थिक क्रियाएं, वे आर्थिक क्रियाएं जिससे देश का भी विकास हो, यानी वो उत्पादक क्रियाएं हो। और उससे आर्थिक क्रियाएं क्यों कहते हैं अपन इसको? क्योंकि इससे उसको धन की प्राप्ति होती है। अब जो बच्चों रोजगार होता है, तो अपन इसके अंदर भी ये बात तो अपन समझ गए कि रोजगार का मतलब होता है किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाला ऐसा कार्य जिसको करने से उसको धन की प्राप्ति हो और वह धन उसका जीविका को चलाने के लिए, उसका घर बार को चलाने में वो आवश्यक हो, काम आ जाता हो। अब रोजगार का जब अपन बात करते हैं, तब रोजगार के अंदर अपन किन किन एक्टिविटी को या किन किन क्रियाकलापों को जोड़ें? तो आज़ादी से पूर्व से का अभी तक भी हमारे देश क्या है, अधिकांश लोग गांवों में रहते हैं। और ये बात अपन लास्ट वीडियो के अंदर कर ही चुके हैं कि भारत गांवों का देश है। भारत के अधिकांश लोग गांवों में रहते हैं और गांवों के अंदर लोग क्या करते हैं? खेती बाड़ी या कृषि। तो अपन बात करेंगे कि हमारे यहाँ पर जो रोजगार का जो परंपरागत तरीका है वो क्या है? खेती बाड़ी। लेकिन अब लोग क्या है, थोड़े और एडवांस हो गए, देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें और आ गई हैं। तो लोगों ने अपना जो परंपरागत तरीका था रोजगार का, उससे वो बाहर आए और अन्य काम धंधे भी करने लगे। फिर भी आज भी हमारे देश के लगभग 70 से 80% लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं। तो रोजगार के अपन 2 तरह के मान सकते हैं, परंपरागत स्रोत और तकनीकी कार्य। परंपरागत में खेतीबाड़ी और उससे जुड़े हुए क्षेत्र आते हैं, जिसको अपन कहते हैं रोजगार के परंपरागत स्रोत। और नए जो तकनीकी क्षेत्र के अंदर नई जो तकनीकी कार्य आ गया है, जैसे अभी अगर जो अपन देखें तो इंडिया डिजिटल हो गया है। तो लोगों ने ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर और न जाने कितने नए उन्होंने उद्योग, नए कार्य उनको मिल गए। या फिर मेडिकल साइंस में देखो तो नई लेबोरेटरी, नए अनुसंधान हो रहे हैं, तो लोग अपना रोजगार उसके अंदर भी देख रहे हैं। तो इस प्रकार अपन इतनी बात समझ गए कि रोजगार का मतलब होता है किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया आर्थिक क्रियाएं। अर्थात आर्थिक क्रिया का मतलब होता है वह कार्य जिसके द्वारा वो धन कमाता हो और वो धन आता है उसके आजीविका को चलाने के लिए, उसी को रोजगार या ऑक्यूपेशन कहते हैं। अब अपन बात करते हैं, यहाँ पर मैं आपको जीडीपी के बारे में बताना चाहूँगी। वैसे अपन जीडीपी के बारे में तो 12th के अंदर बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दूँ, जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। एक वर्ष की अवधि में किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर रहने वाले लोगों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को ही अपन जीडीपी कहते हैं। तो अपन अभी यहाँ जीडीपी क्यों पढ़ा? क्योंकि अपन को ये बताना है कि अपन रोजगार के अंदर उन आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित करेंगे जिनके द्वारा देश का जीडीपी बढ़ता हो। अब मैंने आपको अभी जैसे बताया कि आर्थिक क्रियाओं का मतलब होता है ऐसा कोई भी कार्य जिससे हमको धन मिलता हो। तो क्या चोरी करना, डकैती करना, क्या वो भी हमारे लिए आर्थिक क्रिया हो गई? क्योंकि चोरी करना, डकैती करना, स्मगलिंग करना, किसी का मर्डर करना, इससे भी तो धन कमा सकते हैं। तो हम इसको आर्थिक क्रियाएं नहीं कहेंगे, हम इसको रोजगार की श्रेणी में नहीं डालेंगे, जबकि इससे भी तो इंसान धन कमा रहा है। तो नहीं, किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला ऐसा कार्य जिससे उसको धन की प्राप्ति तो हो रही हो, लेकिन वो सही तरीका हो, अर्थात जिससे देश की जीडीपी बढ़ती हो, देश का उत्थान होता हो, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय बढ़ती हो, इसी कार्य को अपन रोजगार कहेंगे। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर जीडीपी की बात करी थी।
तो जीडीपी का मतलब होता है, क्योंकि जीडीपी क्या है, देश के विकास का आधार है। किस देश की जीडीपी कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि वो देश कितना अधिक विकसित है। किसी देश की अधिक जीडीपी है तो वो देश अधिक विकसित है। जीडीपी कम है मतलब वो भी विकास कर रहा है। तो रोजगार का मतलब उन आर्थिक क्रियाओं से जिससे जीडीपी बढ़ती हो, अर्थात हम रोजगार के अंदर उत्पादक क्रिया को, आर्थिक क्रियाएं तो हों लेकिन साथ में वो उत्पादों को, गैर उत्पादक आर्थिक क्रियाओं को रोजगार में नहीं डाल सकते। तो उत्पादक आर्थिक क्रियाएं अर्थात वे क्रियाएं जिससे देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती हो, जीडीपी बढ़ता हो। आगे बात समझ में। अब अपन बात करते हैं लेबर या श्रमिक। श्रमिक किसे कहेंगे या लेबर किसे कहेंगे? तो बच्चों, हर वो व्यक्ति श्रमिक या लेबर है जो किसी न किसी तरह की आर्थिक क्रियाएं करके देश के उत्थान में अपना योगदान दे रहा है, देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। तो इस आधार पर श्रमिक वे हैं जो आर्थिक क्रियाएं करते हो और जो देश या जिसके कार्य से राष्ट्रीय आय बढ़ती हो या जीडीपी बढ़ता हो, उसे ही अपन श्रमिक कहेंगे। और वही वो जो कार्य करता है वो कार्य कहलाएगा रोजगार। यदि कोई चोरी करता है, यदि कोई डकैती करता है, कोई स्मगलिंग करता है या अवैधानिक कार्य करता है तो हम उसको श्रमिक नहीं कहेंगे और न ही उसके द्वारा किए गए कार्यों को रोजगार कहेंगे, क्योंकि न तो उससे देश का विकास हो रहा है न देश की जीडीपी बढ़ रही है। अब बात करते हैं बच्चों श्रमिक जनसंख्या अनुपात। हमें देखना है कि कोई देश कितना अधिक विकास कर रहा है या किस देश की क्या स्थिति है, तो ये इसको पता करने का एक तरीका है श्रमिक जनसंख्या अनुपात। अब श्रमिक जनसंख्या अनुपात कैसे निकालते हैं? तो किसी देश में कार्य कर रहे श्रमिकों का अनुपात या श्रमिकों की संख्या, यहाँ पर अपन यहाँ पे अनुपात की वजह अपन लिख देंगे किसी देश में कार्य कर रहे श्रमिकों की संख्या अपॉन देश की कुल जनसंख्या इंटू मल्टीप्लाई। यदि देश में कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या में देश की कुल संख्या का भाग दे दो और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्या है। और जिस देश का श्रमिक जनसंख्या अनुपात जितना बढ़ेगा, देश की राष्ट्रीय उतनी बढ़ेगी तो देश उतना ही अधिक विकास करेगा। अब भारत में रोजगार की क्या स्थिति है या भारत में श्रमिकों की क्या स्थिति है? तो अपन ने देखा है कि भारत में दो तरह के श्रमिक हैं, एक भाड़े के श्रमिक और एक स्वनियोजित। भाड़े के श्रमिक अर्थात जो किसी और के लिए कार्य करते हैं, जिनको कार्य के बदले में कुछ वेतन या मजदूरी मिलती है, उसे अपन भाड़े के श्रमिक कहते हैं। और दूसरा होता है स्वनियोजित श्रमिक। स्वनियोजित श्रमिक मतलब स्वनियोजित, यानी खुद ने ही नियोजन कर दिया, अपना रोजगार खुद ने करा है। अब स्वनियोजित के अंदर कौन आएगा? जैसे किसी ने अपनी लारी लगा रखी है अर्थात ठेला लगा रखा है, फुटपाथ के ऊपर वो कोई सामान बेच रहा है, या फिर उसकी कोई किराना की दुकान है, कोई मिठाई की दुकान है, कोई कपड़े की दुकान है, यानी जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी व्यवसायी हैं, वो सब किस में आएंगे? स्वनियोजित के अंदर। तो स्वनियोजित जिनका अपना व्यवसाय है, अपनी लारी हो, किराना की दुकान हो, मिठाई की दुकान, ठेला, सब्जियां बेच रहे हो, फल फूल बेच रहे हो, है ना, पटाखे बेचते हो, रंग बेच रहे हैं, या फिर फुटपाथ के ऊपर उन्होंने कोई छोटी मोटी दुकान लगा रखी है, ये सब किस में आएंगे? स्वनियोजित के अंदर। जिनका अपना बिजनेस है उनको अपन कहते हैं स्वनियोजित। दूसरे आते हैं भाड़े के श्रमिक। भाड़ा किराया अर्थात जो लोग किराए पे किसी और के लिए काम करते हैं, इसमें भी इनको भी अपन दो भागों में बांटेंगे, नियमित वेतन वाले और अनियमित। नियमित अर्थात जो महीने भर के लिए काम पे लगते हैं, जो साल भर के लिए काम पे लगते हैं, या एक साल से अधिक वर्षों के लिए भी काम पे लगते हैं, जिनको डेली जाना आना होता है, जिन्हें अपना जॉब सिक्योरिटी होती है, जिन्हें ये डर नहीं होता है कि हम बीमार हो गए तो हमारा नौकरी या हमारा काम छूट जाएगा, ये नियमित रोजगार कहलाता है। ये कानून के इनके बहुत सारे नियम होते हैं, उनको कई सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो सब कहलाते हैं नियमित वेतनभोगी या रेगुलर, जिसके अंदर अपने सेवा क्षेत्र भी आता है। और दूसरे होते हैं अनियमित या दिहाड़ी मजदूर। ऐसे मजदूर जो सुबह निकल गए, आज यहाँ काम किया, कल वहाँ काम किया, 2 दिन यहाँ 3 दिन वहाँ, यानी उनका कोई फिक्स नहीं होता है। और इनका ऐसा होता है कि कोई छुट्टी नहीं, यदि आप काम पे गए तो ही काम पैसा मिलेगा, यदि आप 2 दिन काम पे नहीं गए तो वो काम छूट जाएगा, क्योंकि मालिक किसी और को रख लेगा। तो इनको दिहाड़ी मतलब दिन पर, या फिर अनियमित मजदूर भी कहते हैं। तो इनको सुविधाएं भी बहुत कम मिलती है, इनका वेतन भी बहुत कम होता है, जबकि जो नियमित वेतनभोगी होते हैं उनका वेतन भी अच्छा होता है, उनको कई सारी अन्य मतलब दूसरी जो फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, छुट्टियों का भी फ़ायदा होता है। यदि वो बीमार है तो 4 दिन की छुट्टी ले लेते हैं, तब भी उनका जॉब या रोजगार नहीं जाता है।
तो भारत के अंदर जो श्रमिक दो तरह के, भाड़े के श्रमिक, स्वनियोजित जिनकी अपनी दुकानें, जिन्होंने अपना धंधा खोल रखा है। भाड़े के श्रमिक नियमित और अनियमित। नियमित यानी जो नियमित काम पे जाते हैं, जिनका वेतन फिक्स है, जिनको कई सारी फैसिलिटीज़ है। और अनियमित या दिहाड़ी, जिनका कुछ भी फिक्स नहीं है, गए काम पे तो पैसा मिलता है। अब एक चीज़ और अपन देखेंगे इसमें कि भारत की आर्थिक संरचना। तो भारत के अंदर यदि अर्थव्यवस्था को या आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा है, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं और तृतीयक आर्थिक क्रियाएं। तो यदि प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, प्राइमरी जो अपना जो क्षेत्र है, सेक्टर है, जिसमें एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटी, कृषि और कृषि संबंधित कार्य, जिसमें लकड़ी काटना, माइनिंग यानी खनन कार्य, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, पशुपालन, इसके बाद है तुम्हारा ये मछली पालन। ये सब कुछ किस में आता है? प्राथमिक क्रियाओं के अंदर। और प्राथमिक क्रियाओं के अंदर बच्चों हमारे भारत की बहुत अधिक जनसंख्या प्राथमिक क्रियाओं से जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारा देश गाँवों का देश है। हमारे देश में अधिकांश पब्लिक गाँवों में रहती है और गाँवों के अंदर जो लोग गाँवों में रहते हैं उसमें भी अधिकांश लोग एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटी से अपना रोजगार चला रहे हैं। तो कृषि और कृषि संबंधित जो मैंने आपको नाम लिया, बागवानी, चाय की खेती, कॉफ़ी, यानी फल फूल सब्जियां उगाना, फल उगाना, ये सारे कार्य के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा पब्लिक जुड़ी हुई है। तो भारत में अधिकांश लोग प्राथमिक सेक्टर के अंदर जुड़े हुए हैं और इनके जो लगभग हमारी 60% आबादी इससे जुड़ी हुई है। सेकेंडरी, जिसको अपन कहते हैं द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, वो होता है मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण, जहाँ पर कच्चे माल से किसी प्रोडक्ट का तैयार होता हो, उसको अपन कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग या द्वितीय क्षेत्र। और इसके अंदर लोग कारखानों में काम करते हैं, लघु उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं या वृहद उद्योग भी इसी में आते हैं। यानी लघु से लेकर वृहद उद्योग सभी अपने मैन्युफैक्चरिंग अर्थात विनिर्माण के अंदर आते हैं और इसको अपन सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। इसमें कच्चे माल को कंपनी के अंदर डाला जाता है और फिर उससे तैयार माल बनता है। तो हमारी कुछ पब्लिक इसके अंदर भी जुड़ी हुई है। ज़्यादा लोग तो वैसे प्राथमिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, पर सेकेंडरी सेक्टर के अंदर भी हमारे काफ़ी लोग कार्य करते हैं। और अब आता है तीसरा, जिसको अपन वाइट कॉलर जॉब या तृतीय क्षेत्र, टर्शरी सेक्टर, इसको थर्ड सेक्टर भी कहते हैं। और इसमें सेवा क्षेत्र जैसे अध्यापन का कार्य, चिकित्सा का कार्य, बीमा, बैंक, पर्यटन, ये सब किस में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में। तो इसमें पेशेवर लोग होते हैं और इनका जो कार्य होता है वो काफ़ी कम शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम ज़्यादा होता है। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम है, विनिर्माण के अंदर भी शारीरिक श्रम है, लेकिन जो हमारा तृतीयक सेवा क्षेत्र है उसमें शारीरिक श्रम बहुत कम है लेकिन बहुत अधिक मानसिक श्रम है। और इसको अपन सेवा क्षेत्र भी कहते हैं या तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर अपन ने जाना कि रोजगार किसे कहते हैं, कोई भी वो कार्य जिसको करके धन कमा सकते हो, प्लस साथ में वो कार्य देश की जीडीपी को बढ़ाने में सहयोग करता है, वो कार्य रोजगार कहलाता है। और ये रोजगार का जो कार्य करते हैं उन्हें हम श्रमिक कहते हैं। श्रमिक के साथ हमने श्रमिक जनसंख्या अनुपात देखा, भाड़े के श्रमिक, स्वनियोजित श्रमिक देखे और साथ में अपन ने देखा कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र क्या क्या है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना काफ़ी है। अगली वीडियो के अंदर अपन फिर से बहुत सारी बातें जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।